हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स से कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए पहली बात तो ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का इन कांटेक्ट होना ज़रूरी है और फिर उन दोनों का जो आपस में हीट एक्सचेंज है वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव होना चाहिए। तो अगर हम इस केस में देखें तो सन से सारी की सारी एनर्जी आने वाली जो आ रही होती है वो अर्थ रिसीव नहीं करती। अर्थ उसका एक छोटा सा पार्ट रिसीव करती है और फिर अर्थ वो एनर्जी लेने के बाद देन आगे उसको री इमिट भी करती है। तो दैट इज वाई कि दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है जी। और ये कांटेक्ट जो इन दोनों के दरमियान नहीं है ना, उसकी रीज़न उसी की वजह से ये जो टोटल हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो भी नहीं हो रही अर्थ के पास, और एब्जॉर्प्शन के बाद फिर से री इमिशन जो हो रही है वो भी एटमॉस्फेयर में हो रही है। तो इस तरह से इनका थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, व्हेन ए ब्लॉक विद ए होल इज हीटेड व्हाई डज नॉट द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपैंड इनटू द होल टू मेक इट स्मॉल। एक्चुअली इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक रिंग हो और उसको हम हीट प्रोवाइड करें तो वो एक्सपैंड करेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, थर्मल एक्सपेंशन वाला फिनोमेना हम बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा और रेडियस इंक्रीज करेगा मीन्स कि उसका डायामीटर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम एक ब्लॉक कंसिडर करें, लेट से ये ब्लॉक है कोई और ये सारी जगह उसकी फिल है और सेंटर में उसके कोई होल है, तो अगर इसको भी हम सिमिलरली हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें भी एक्सपेंशन आएगी लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ये इनवर्ड एक्सपेंशन या जो मटेरियल होगा इसका वो इनवर्ड नहीं मूव करेगा, वो आउटवर्ड मूव करेगा। तो बजाय ये जगह फिल होने के ये मजीद इसका जो डायमीटर है वो बढ़ेगा इस रिंग का। ठीक है जी। तो थर्मल एक्सपेंशन जो हो रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 3, ए थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ द एयर, सन और दी और समथिंग एल्स। तो थर्मामीटर बेसिकली जिस बॉडी के साथ इन कांटेक्ट होता है जी उसका टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, डायरेक्टली जिसके साथ कांटेक्ट होता है। तो अगर हम इन तीनों में से ऑब्जर्व करें, सन के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है थर्मामीटर का, और आसपास में एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें उसके आसपास पड़ी होगी थर्मामीटर की, अगर उनके साथ कांटेक्ट नहीं है तो सिर्फ एयर ही रह जाती है जिसके साथ उसका कांटेक्ट होगा। उसको हमने सनलाइट में क्योंकि डायरेक्टली प्लेस कर दिया तो एयर ही है जो कि वो रेडिएशन लेकर आ रही है। तो जो भी टेम्परेचर हमें उसके ऊपर रीडिंग मिलेंगी वो बेसिकली उस एयर का टेम्परेचर होगा जो थर्मामीटर मेजर कर रहा होगा। ठीक है जी, क्योंकि सन के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और किसी और चीज़ के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये एयर का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन, व्हाई। तो ये जो क्वेश्चन है जी इसका आंसर हम ग्राहम जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उससे रिलेट करके बताएंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास एंड द डेंसिटी उसके। तो यहाँ पर अगर हम ये रिलेशन देखें मीन्स हम ऑक्सीजन और इसको हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए, तो R1/R2 ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, that is inversely proportional to the molecular mass और density। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और मैस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जितना कम मैस होगा उतनी ज़्यादा जल्दी से रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, उतना अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, और जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। यही चीज़ यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करनी है। हाइड्रोजन का मास कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन
काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है जी। Question number 5. What happens to the temperature of a room in which an air conditioner is left running on a table in the middle of the room? अगर हम एयर कंडीशनर को मिडल ऑफ द रूम रखें और उसे चला दें तो होगा ये कि एयर जो जितनी वहाँ से उस रूम से एक्सट्रैक्ट की जाएगी वही कंप्रेसर से गुजर के फिर दोबारा उसी रूम में वापस आ रही होगी। तो ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में बजाय वहाँ से हीट रिमूव होने के, क्योंकि जो एयर है वो बाहर एग्जॉस्ट हो ही नहीं रही, उस रूम में ही आ रही है, तो बजाय टेम्परेचर कम होने के उस रूम में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि वहाँ पर जो एयर कंप्रेस होते वक्त जो हीट जनरेट हो रही है वो भी उसी रूम में आ रही है। तो जो कंप्रेसर से हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी उस रूम में, और उस रूम की अपनी हीट भी उसी रूम में ट्रैप हुई हुई है। तो दैट इज़ वाई कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपैरिजन में कि जब हमने एसी ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। व्हाई डज द प्रेशर ऑफ द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीजेस इफ द ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन फॉर ए व्हाइल? तो जब जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा चलती है तो उसके जो ऑटोमोबाइल के टायर होते हैं उसमें एयर प्रेशर क्यों बढ़ जाता है जी? तो जब गाड़ी चलती है तो इट इज बेसिकली डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द रोड। तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट जनरेट होती है, वो हीट टायर में एब्जॉर्ब होती है और वो उन गैस मालिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है जो कि उस टायर के अंदर जो भी हमने गैस फिल की हुई होती है। अब अगर हीट उन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया तो डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है जी। मीन्स कि जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो दैट्स वाई कि उस टायर के अंदर जो कि मूव कर रहा है वो जो गैस प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू के उस टायर के जो रुका हुआ है। ठीक है जी। Question number 7. On removing the valve, the air escaping from a cycle tube cool. Why? तो बेसिकली हमारे पास जो ये फिनोमेना है, एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में एकदम से अगर गैस को अलाउ किया जाए मूव करने के लिए, मीन्स हमारे पास ये अगर एक ट्यूब है और यहाँ से हम एक छोटी सी ओपनिंग बना दें और गैस मालिक्यूल्स को यहाँ से बाहर जाना पड़े, तो ये एक हाई प्रेशर रीजन है और ये जो एटमॉस्फेयर है ये लो प्रेशर रीजन है। तो एकदम से गैस के सारे मालिक्यूल्स रश करेंगे यहाँ से बाहर जाना, तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये एक काइंड ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और जैसे जैसे ये बाहर जाएंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन जाते वक्त हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते वक्त यहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होने से वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है जी। और यही प्रोसेस हम इसको स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम जोल थॉमसन इफेक्ट से भी, कि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ रहा, ये मॉलिक्यूल्स खुद अपनी एनर्जी लेके यहाँ से अपनी एनर्जी यूज करते हुए यहाँ से बाहर मूव कर रहे हैं और जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो जो अपनी एनर्जी जब ये यूज करेंगे तो फिर इनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी कम होगी, और थर्मल एनर्जी कम होगी तो वहां पर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये दैट इज वाई कि वो जब गैस बाहर आ रही होती है तो वो उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी। राइट द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम रिकॉल करें तो वो कुछ इस तरह से था कि हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, और उस सिस्टम में वर्क डन कितना हो रहा है, और उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो मीन्स के हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस द इंटरनल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसकी लिमिटेशन, ये एक काइंड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम
डील करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं जी हमारे पास? तो लिमिटेशन ये है कि ये जो लॉ है हमें ये नहीं बताता कि डायरेक्शन जो है हीट फ्लो की वो जो दो सिस्टम इन कांटेक्ट में है उनमें से किस तरफ ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा हीट का। And the second is it doesn't tell us about the final temperature of the two bodies when they are in direct contact. Next one is it doesn't tell about the entropy of the system. इस से हम entropy of the system को predict नहीं कर सकते जी, ठीक है जी। And the final is it doesn't tell us whether a process is feasible or not. That is whether it will take place or not. तो हम ये सारी limitations हैं जो कि first law of thermodynamics के साथ related होती हैं। Question number 9. Is it possible, according to the second law of thermodynamics, to construct a heat engine that is free from thermal pollution? मीन्स के ऐसा कोई इंजन हम बना सकते हैं जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उससे वर्क डन करे विदाउट इवन इजेक्टिंग द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है जी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसा इंजन बना लें जो कि सारी की सारा जो एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर सके, उससे वर्क डन करे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली इन ए साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस हो और सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करे और उससे वर्क डन करे, which takes the heat from a heat source at higher temperature and performs an equivalent amount of work without rejecting any heat to the sink at लो टेम्परेचर। मीन्स कि लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इंजन काम कर रहा है तो वो इंजन सारी की सारी हीट जो भी उसकी एनर्जी है वो वर्क करने में यूज करे, अपनी हीट वगैरह थर्मल पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को ना दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल है तो इट विल बी ए वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 10. कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस बी जीरो और इन्फिनिटी? एंड पार्ट सी है जी कि कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव। तो पहला जो पार्ट है इसका कि इसको हम ज़ीरो शो कर सकते हैं कि नहीं, मीन्स ये ज़ीरो होती है कि नहीं। तो उसके लिए हम जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको कंसिडर करेंगे। सिंस वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एन डेल्टा टी। आपको सी की वैल्यू देखनी है ना, सी इज स्पेसिफिक हीट, तो सी को एक साइड पे करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। अब मैंने बात की है एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसमें ना ही हीट इंटर हो सकती है ना ही हीट लूज कर सकती है, तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा बिकॉज हीट कांस्टेंट रहने वाली है इस प्रोसेस में। तो डेल्टा क्यू जीरो है तो ओवरऑल आंसर हमारे पास सी का जीरो आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट जो है कि ये इन्फिनिटी है हो सकती है कि नहीं। तो इन्फिनिटी के लिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस अगर देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी जीरो होने वाला है। अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो अबाउ रिलेशन से हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है जी। और इसका जो थर्ड पार्ट है कि वो नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो यानी कि डेल्टा क्यू और डेल्टा टी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिले। तो दैट इज वाई कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव। Question number 11. An inventor claims to have developed an engine, an heat engine, working between 27 degrees Celsius and 227 degrees Celsius, having an efficiency of 45%. Is the claim valid and why? तो इसको कैलकुलेट करते हैं जी। हमें पहले टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, देन हम रिलेशन यूज करेंगे ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 ओवर T1। टेम्परेचर्स की वैल्यू पुट करें और हमारे पास जो एफिशिएंसी आने वाली है वो 0.4 है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40%। अब उनका क्लेम था 45%, जो थ्योरेटिकल हमारे पास आंसर आ रहा है वो 40% है, तो उनका क्लेम ठीक नहीं है कि जो वो कह रहे हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो 45% है। सो द इन्वेंटर्स क्लेम डज नॉट सीम टू बी वैलिड।